हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो भैया थंबनेल आपने देख लिया और थंबनेल देखकर आप इस वीडियो में आए हो। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है, और कंप्लीट का मतलब है प्री प्लस मेंस दोनों को कवर मैं इसके अंदर करने वाला हूँ। यानी कि इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद में प्री और मेंस दोनों लेवल के जो तैयारी है आपकी वो अच्छी हो जाएगी अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि आप ये स्ट्रेटजी वीडियो देखें, एक छोटी सी कंडीशन है मेरी कि इसके बाद कोई स्ट्रेटजी वीडियो आपको नहीं देखना है इंग्लिश को लेकर खास करके। और अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, अगर आप मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हो तो ही आप इस वीडियो को देखो, अदरवाइज अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हो तो पूरी वीडियो को देखना, अदरवाइज मत देखना, क्योंकि आधी वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब सवाल यह आता है कि आपके मन में आएगा कि सर क्यों ऐसा, क्यों आप ही की स्ट्रेटेजी वीडियो क्यों देखें, बाकी टीचरों की क्यों ना देखें, या जिनकी हमने देख ली उनकी आप क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी याद रखो, उनकी स्ट्रेटेजी को भूल जाओ। तो आपने जो स्ट्रेटेजी देखी अच्छी बात है, आपने देख ली है। ठीक है, आगे देखने के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी जो है ना अपने आप में क्या है, ट्रस्टवर्दी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। कुछ भी फिजूल की बात मैं नहीं करने वाला, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हो और जिसको फॉलो करके आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सकता है। अब ऐसा है क्यों, ट्रस्ट करने के योग्य ऐसी क्या बात है, यही ये भी जानना जरूरी है कि ट्रस्ट क्यों किया जाए मेरी स्ट्रेटेजी पर। क्योंकि मैं खुद एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं। और पहले मेंस जो था वो 200 नंबर का हुआ करता था, इंग्लिश की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। तो 200 में से 190 प्लस मैंने 2 बार स्कोर किया है मेंस के अंदर, जो कि अच्छा स्कोर है। और प्री के अंदर 50 में से 50 इंग्लिश में मैंने बहुत बार स्कोर किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस लगभग 9 सालों का है, जिसमें से 6.5 या 7 साल जो है मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं और वहाँ पर कुछ भी आप ऐसा लेकर नहीं जा सकते कि आपने 2 किताबें पढ़ ली और पढ़ाने चले गए, नहीं, वहाँ पर बच्चे डाउट पूछते हैं लाइव। ठीक है, तो उसके लिए आपके खुद के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। और काफ़ी सालों से मैं एग्जाम्स वगैरह देखता आ रहा हूँ, क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, तो उसका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी जो है इसके बाद कोई दूसरी स्ट्रेटजी देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हो। ठीक है, इधर से बताता हूं मैं, इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हो पहले मैं बताता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखने वाले हो। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट डेट्स बताइए पहले, कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा। तो दो चीजों की हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना। एग्जाम पैटर्न का मतलब कि इंग्लिश कितने सेक्शंस में पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे, वेटेज क्या होगा अलग अलग टॉपिक्स का। बच्चे पूछते हैं कि सर बता दो ग्रामर का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स का ग्रामर आता है, या कितने मार्क्स का जो है वो कैब आता है, ग्रामर में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बताने वाला हाउ टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब की मदद से कैसे पढ़ाई कर सकते हो। देखो यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ाई करने के लिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचरों ने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट पूरा का पूरा डाल रखा है। बस बच्चों की गलत फहमी ये होती है कि उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब का जो कंटेंट है ना, उसे सिलेक्शन नहीं मिल सकता। ये आपकी गलत फहमी है। यूट्यूब से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है अगर आप पढ़ने को लेकर क्या है, डेडिकेटेड और सीरियस है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेड बैच लोगे तभी सिलेक्शन होगा भाई। यूट्यूब के ऊपर काफी तगड़ा कंटेंट काफी तगड़े टीचरों ने डाला हुआ है। ठीक है, विच बुक्स डू यू नीड फॉर द प्रिपरेशन। अब एक सवाल आता है कि सर कौन सी बुक्स लें हम, किस बुक से ग्रामर करें, किस बुक से प्रैक्टिस करें, किस बुक से वोकैब करें, किस बुक से कॉम्प्रिहेंशन करें। डू यू नीड पेड बैच, क्या वाकई में आपको पेड बैच की आवश्यकता है, और अगर है तो किनको है और क्यों है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की भाई, कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट यानी कि फॉर्म कब निकलेगा एसएससी सीजीएल का, तो भैया फॉर्म निकलेगा 11 जून 2024 को। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका अक्टूबर 2024 को, सितंबर अक्टूबर 2024 को। हो सकता है सितंबर के मिड में या एंड में स्टार्ट हो और अक्टूबर तक जाए, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास जो है ना 6 मंथ्स एग्जाम के लिए, कितने ऑलमोस्ट आपके पास 6 मंथ्स। और प्री के बाद मान लो आप 1.5 से 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, और उसके बाद आपका मेंस होगा, तो मेंस के लिए आपके पास 8 महीने। यानी कि अगर अभी से आप लग जाएं, मैं कहता हूं अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं भी करी है, अगर आज से भी आप स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको तरीके से पढ़ाई करना है। 6 महीना बहुत है यार, 6 महीना प्री के लिए बहुत है, और मेंस के लिए 8 महीने है आपके पास, बहुत है। अगर आप तरीके से एक शेड्यूल बना के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये टाइम आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है भाई, समझ में आया। तो आपको बस पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश का ओवरऑल पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं।
तो सबसे पहले इंग्लिश को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या क्या आते हैं ग्रामर के अंदर? ग्रामर के बेस पे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। एरर बताना होता है आपको, ठीक है, 5 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में सेंटेंस को बांट दिया जाता है और किसी एक पार्ट में एरर होता है तो वो पूछेंगे आपसे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि एक सेंटेंस दिया गया होता है और उसके किसी पार्ट को इंप्रूव करना दिया गया रहता है, अंडरलाइन कर देते हैं या फिर उसको हाईलाइट करके ऑप्शंस में दे देते हैं आपको और आपको बोलते हैं कि बताइए किस वाले पार्ट में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और एक आपका आता है फिल द ब्लैंक्स करके, ठीक है, ब्लैंक दे देंगे और उस ब्लैंक में आपको फिल करना होगा। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ग्रामर के बेस पे, ठीक है। और ये जो 3-4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो ग्रामर के टॉपिक्स ध्यान रखना, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एटसेट्रा। मतलब एटसेट्रा का मतलब 2-3 टॉपिक्स और हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनको छोड़ भी देते हो तो ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला एग्जाम में। मेन जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं सबसे पहले आपको इनको पढ़कर इनको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर ग्रामर में भी बता दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको हम पहले पढ़ें। तो देखो मेरी सलाह तो ये रहती है स्टूडेंट्स को कि आप एक सीक्वेंस में पढ़िए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ते हैं तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़िए। अगर आप इंपॉर्टेंट देख के पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले आप वर्ब पढ़ लेंगे, फिर आप कोई और टॉपिक पढ़ लेंगे जिसका आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो चीजों को ऐसे पढ़ो सीक्वेंस में ताकि आपको चीजें समझ में आने लग जाए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चीजों को तरीके से पढ़ना शुरू करो, है ना। जैसे मान के चलो आप पैसिव, सीधा पैसिव से स्टार्ट कर दिया आप और पैसिव के अंदर आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब आपको ये नहीं पता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है, कितने तरह की वर्ब की फॉर्म्स होती है। तो उससे पहले आपको वर्ब को पढ़ना था एक्चुअल में, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीक्वेंस में पढ़ने पर फायदा होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपको चीजों को पढ़ना है, इस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, ठीक है। कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, सब बताऊंगा। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या है ग्रामर के अंदर, ये सब है। फिर भैया वोकैब है, वोकैब के अंदर क्या क्या पूछा जाता है? सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड और क्या है, देखो स्पेलिंग टेस्ट। सिनोनियम्स है सिमिलर जिसको बोलते हैं, एंटोनियम जिसको ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हैं, एक वर्ड देकर 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि इसका ऑपोजिट बताओ। इडियम होगा, फ्रेजल वर्ब होगा और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। आपको पता है क्या होता है? एक सेंटेंस होता है उसको आपको एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना होता है तो उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद स्पेलिंग को भी हमने वोकैब के अंदर डाल दिया क्योंकि स्पेलिंग अलग से कुछ नहीं है। जब आप वोकैब याद करोगे तो साथ साथ में स्पेलिंग भी याद करोगे और वहीं से स्पेलिंग पूछी जाती है। अलग से कोई ऐसा नहीं है कि एक किताब हो स्पेलिंग के लिए। भाई जो आप वोकैब याद कर रहे हो उसी की तो स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जा रही है। कोई अलग से थोड़ी दुनिया में वर्ड्स बने जिनकी स्पेलिंग पूछी जा रही है। ऐसे वोकैब जो थोड़े से अटपटे होते हैं, जिनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अटपटी होती है, उनको आप साथ साथ में याद करते चलो और उन्हीं को क्या सारे वोकैब की स्पेलिंग याद करते चलो। कुछ ऐसे वोकैब्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है और बहुत सारे ऐसे वोकैब्स हैं एक्चुअल में, है ना। कुछ ऐसे जिनकी याद करने की जरूरत पड़ती है, उनको आपको साथ साथ में याद करते रहना है। फिर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या क्या होता है? एक तो आपसे अनसीन पैसेज पूछते हैं, एक पैसेज देकर 5-6 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहले पैसेज को पढ़ो, समझो, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाब दो। पैराजंबल्स होते हैं, मतलब PQRS की फॉर्म में जो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के दिया जाता है और आपको उसको अरेंज करना होता है सीक्वेंस में कि पहले P पार्ट आएगा, पहले Q पार्ट आएगा, क्या आएगा, उसको आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। या फिर ABCD की फॉर्म में भी होता है। फिर क्लोज टेस्ट होता है, मतलब इस तरीके से एक पैराग्राफ होता है बेसिकली, उसमें बीच बीच में ऐसे ब्लैंक्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उन ब्लैंक्स को आपको फिल करना होता है। इसको बोलते हैं पैराजंबल्स, सॉरी क्लोज टेस्ट। तो ये ओवरऑल जो है आपका इंग्लिश का जो है पैटर्न है। ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, 3 पार्ट्स के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इन सब का वेटेज देखते हैं कि ग्रामर का कितना वेटेज है, वोकैब का कितना वेटेज और कॉम्प्रिहेंशन का कितना वेटेज है, ठीक है भाई। चलो देखो पहले ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो प्री के अंदर ग्रामर के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5 से 6 ग्रामर के क्वेश्चंस, मतलब वही कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल द ब्लैंक्स, इनकी बात कर रहा हूं। कितने होते हैं भैया? 5 से 6 होते हैं, ठीक है। मार्क्स की बात करूं तो 10 से 12, क्योंकि प्री के अंदर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में ग्रामर के भैया 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन। और वेटेज की बात करूं तो 60 से 66, क्योंकि मेंस के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का होता है। वोकैब की बात करूं तो प्री के अंदर वोकैब के 12-13 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 10-12-13 कह सकते हो आप, 10-12-13, ठीक है, इतने होते हैं। 10 से 13 के बीच में कह सकते हो आप, ठीक है, प्री के अंदर। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं? 8 से 10। वो कैब के 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, 12-14 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेन जो देखा गया है पैटर्न को उसके हिसाब से 10 के आसपास या 12 के आसपास क्वेश्चंस वो कैब के मेंस में रहेंगे।
कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो प्री के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के 8 से 9 सवाल होंगे। इसके अंदर आपका क्लोज टेस्ट भी आ गया, इसके अंदर आपका पैसेज भी आ गया और इसके अंदर आपका पैराजंबल भी आ गया। ठीक है, पैराजंबल के 1-2 सवाल, क्लोज टेस्ट के हो सकते हैं 5 सवाल हो, या फिर हो सकते हैं पैसेज के 5 सवाल हो। या तो पैसेज होगा या क्लोज टेस्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और मेंस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के 15 से 16 सवाल होते हैं, 15 से 16 सवाल। ठीक है, इसके अंदर आपका पैसेज, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट तीनों ही होता है इसके अंदर, मेंस के अंदर। समझ गए भाई? ओवरऑल ये वेटेज है कि ग्रामर का, वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का कितना वेटेज है प्री और मेंस के अंदर। प्री के अंदर आपको पता है इंग्लिश के टोटल 25 सवाल होते हैं और 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, यानी कि एक सवाल अगर आप गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो उसके लिए आपका 0.5 जो है मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस के अंदर 45 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब टोटल 135 नंबर, और इसके अंदर 0.33 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे पूरा 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए? ये ओवरऑल बात करी हमने वेटेज की। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। अब जो आपने देखा ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए, वेटेज तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि तैयारी स्टार्ट कैसे की जाए, कैसे तैयारी शुरू की जाए। अगर आप एक बिगिनर भी हैं या अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, पहले बात कर लेते हैं प्योरली ग्रामर की। ग्रामर को ध्यान से देखिए। ग्रामर को सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी आपने पढ़े, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स पहले आपको पढ़ लेने हैं। अच्छा, अब पढ़ना कहां से है? देखो, 2 साधन बता रहा हूं, इन दोनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हो, और बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना अपना बताऊंगा, नहीं, जेन्युइन जो है वही बताऊंगा। देखो इसी चैनल पे, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर जाके आपको A to Z के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर मैंने ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो करवा रखे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने शॉर्ट शॉर्ट में मेन मेन चीजें बताई है, नहीं, पूरा डिटेल में मैंने एक एक टॉपिक को बताया है। एक एक टॉपिक के 8-8, 10-10 क्लासेस हैं, पूरे डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है। जो ऑफलाइन में पढ़ाता था उसी तरीके से ऑनलाइन में पढ़ा रखा है मैंने। 65+ क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत है। और धीरे धीरे भी इसके अंदर क्लासेस अपलोड हो रही हैं, लेकिन तब तक आप 65 क्लासेस जो है इसको आप देखो। और मेरी गारंटी है कि आप पहली क्लास देखने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम सारी की सारी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है मेरी क्लास के अंदर, मैंने जो पढ़ाया है। आपको ऐसा लगेगा बैठकर कि आप बिल्कुल ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। आप पहली क्लास देखना, नाउन की क्लास 1 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आप ये क्लास जाके देखना और वहाँ के कमेंट्स जाके पढ़ना, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ, आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आप जाकर एक बार खुद ही डेमो देख लेना, क्लास 1 को आप देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर एक दूसरा सवाल आता है कि सर अगर हमें बुक से पढ़ना हो हमें वीडियो से, यूट्यूब से ना पढ़ना, बुक से पढ़ना हो, तो अभी फिलहाल जो ग्रामर के लिए मार्केट में जो बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए और जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, आप सबको पता है। ठीक है, वॉल्यूम 1 के नाम से बुक आती है ग्रामर की, वो बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो या तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हो तो मेरी जो क्लासेज हैं, जो मेरा प्लेलिस्ट है, इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिंक पे जाके वहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से पढ़ लोगे भाई, या तो मैंने क्या बताया, जो वॉल्यूम 1 है वहां से आप ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ोगे। पढ़ना कैसे है, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ लिया, मेरी क्लासेस से 8-10 वीडियोस है नाउन की, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने हर टॉपिक के लास्ट में मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है वीडियो के माध्यम से। तो आपने पूरा नाउन कर लिया, आपने कर ली नाउन की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? अगर आपके पास वो वाली बुक है वॉल्यूम 1, तो हर टॉपिक के लास्ट में आप देखोगे 50, 60 या 80 के लगभग सवाल वहां पर है, क्वेश्चंस वहां पर है। जैसे आपने नाउन पढ़ लिया तो नाउन के 50-60 सवाल उसके अंदर हैं, उसको आप सॉल्व करो अच्छी तरीके से। पहले आपको ट्राई करो, उसके बाद पीछे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया प्रैक्टिस करने का, उस वाली बुक से वॉल्यूम 1 से। दूसरा कहां से करोगे? मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद मैं हर टॉपिक के इंडिविजुअल जो पीडीएफ से वो अपलोड करने वाला हूं। जैसे नाउन की पीडीएफ जिसके अंदर 100 से प्लस क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको 50-60 सवाल नहीं, मैं आपको 100 से प्लस क्वेश्चंस देने वाला हूं। नाउन के 100 से प्लस क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूं, ऐसे हर टॉपिक के देने वाला हूं। पहले क्वेश्चंस होंगे, आप खुद उसको अटेम्प्ट करो, और फिर नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आंसर्स के साथ में एक्सप्लेनेशन भी, कि इस वाले क्वेश्चन का अगर ये आंसर है तो क्यों है। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको हर टॉपिक की मिल जाएगी, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस करो। और मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं 100-150 जितने भी क्वेश्चंस है हर टॉपिक के, वो सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक तो मैंने बताया अगर आपके पास बुक है तो बुक के क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, उसके बाद मेरी पीडीएफ को जरूर करना जो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, क्योंकि सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कुछ भी बनाया हुआ अपनी तरफ से नहीं है।
ठीक है। और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेस्ट मेथड में आपको दिया हुआ है, आप जाके पीडीएफ को देखोगे आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा जो सोर्स है जहां से आपको क्या करना है, जहां से आपको प्रैक्टिस करना है, वो एक बुक है। एक बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूं, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। अगर आप एक बुक बाय करना चाहते हो ओनली फॉर प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये ले सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर्स आपको मिलेंगे, हर टॉपिक के कॉमन एरर के आपको 50-100 सवाल इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और इसके अंदर भी आपको सॉल्यूशन भी साथ साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है तो आपको इस बुक को लेने की फिर कोई खास जरूरत नहीं है, इस बुक को आप मत लेना अगर आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूम 1 है, ठीक है, क्योंकि वहां से प्रैक्टिस कर लोगे वॉल्यूम 1 से, और साथ में जो मैं पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे वहां से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपके पास वॉल्यूम 1 नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हो यूट्यूब से पढ़ना, तो यूट्यूब से मेरी क्लासेस देख लो और साथ में इस वाली बुक से प्रैक्टिस कर लो, और मेरी जो पीडीएफ है वहां से प्रैक्टिस कर लो। ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को समझ गए? किनको ये बुक लेनी है, किनको नहीं लेनी, समझ में आ गया? जिनके पास वॉल्यूम 1 है उनको नहीं लेनी, जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं, बुक नहीं लेना चाह रहे हैं वो वाली वॉल्यूम 1, तो आप ये वाली बुक जरूर ले लेना फिर प्रैक्टिस के लिए। मेरी पीडीएफ के अलावा इस वाली बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर सबसे आसान तरीका बताऊं तो बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्ले स्टोर पर ये वाली बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाओगे, ये नाम सर्च करोगे, बुक आपको मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आराम से आप 50-60 क्वेश्चन है टॉपिक के, उसको निकालो, अपने कॉपी के अंदर आंसर्स लिखो, देखो आपके कितने ठीक थे, उसके अंदर सॉल्यूशन है, देख लो, काम खत्म। बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब पैसा बर्बाद नहीं करना। किताबें इकट्ठी कर लोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को कवर करना है। अब जब आपको लगे कि आपने ग्रामर के सारे टॉपिक इस तरीके से कवर कर ली जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, मिसलेनियस की प्रैक्टिस करोगे। किसकी प्रैक्टिस करोगे? मिसलेनियस की, ठीक है। मतलब आप 30 कॉमन एरर 30 क्वेश्चन उठाओगे कॉमन एरर्स के, और वो 30 के 30 क्या होंगे? मिसलेनियस। मतलब एक क्वेश्चन नाउन का तो अगला प्रोनाउन का तो अगला एडजेक्टिव का, फिर अगला नाउन का, फिर अगला एडवर्ब का, मिसलेनियस, ठीक है, इस तरीके से। तो 30 क्वेश्चंस एक दिन में आपको कॉमन एरर के करने हैं मिसलेनियस, 30 क्वेश्चंस आपको एक दिन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करने हैं, और 30 आपको एक दिन में क्या करना है? फिल द ब्लैंक्स। ये तीन चीजें, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। इन तीनों के डेली के आपको 30-30 क्वेश्चंस करने हैं मिसलेनियस की प्रैक्टिस। वो कहां से करेंगे? वो करेंगे इस वाली बुक से। तो आपके पास ये वाली बुक जरूर होनी चाहिए, चाहे आपके पास वॉल्यूम 1 है, चाहे आपके पास कॉमन एरर है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, लेकिन ये वाली बुक हर एक बच्चे के पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑल इन वन है। ये जो बुक है ये क्या है? ऑल इन वन, यानी कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा भैया? सब कुछ मिलेगा, वो कैप भी मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेगा, ठीक है। जब आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद इस वाली बुक में मिसलेनियस क्वेश्चंस दे रखे हैं। कॉमन एरर का एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर 1000 के लगभग क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं 1000 के आसपास, फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं 1000 के आसपास। तो डेली के क्या करोगे? 30-30 सवाल इसमें से लगाते जाओगे, 30 कॉमन एरर, 30 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 30 फिल द ब्लैंक्स मिसलेनियस के लिए। ये मिसलेनियस वाली बुक है, इतना समझ गए? तो पहले टॉपिक वाइज ग्रामर, उसके बाद मिसलेनियस की प्रैक्टिस इस वाली बुक से। इतना आप समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई कि ग्रामर की प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है। इतना करने के बाद में मैं देखता हूं कि ग्रामर में कहां पर डाउट आता है। आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। बस इतना करके तो देखो, मेरी क्लास देख लो यूट्यूब से, वॉल्यूम 1 से टॉपिक पढ़ लो, प्रैक्टिस जहां जहां से मैंने बताया वहां से प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ गया? ये वाली बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अभी आगे इसको और भी फायदे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने बताया ग्रामर में आप यहां से क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस डेली के 30 कॉमन एरर, 30 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 30 फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। 20-20 भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो 40-40 भी कर सकते हो, ठीक है भाई। वापस इस पे आ जाते हैं। इससे आप कर सकते हो, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं प्लेलिस्ट की, वहां से जाके आप क्लास 1 जरूर देखना। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया, आस्क्ड इन डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है चैप्टर वाइज पहले, और कहां कहां से करनी है मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है तो वहां से, नहीं है अगर आप ये वाली बुक लेना चाहते हो तो ये बुक ले सकते हो, और मैं जो पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे वो भी आपको जरूर करना है। पीडीएफ तो आपको जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें 100 से प्लस क्वेश्चन है हर टॉपिक के, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ग्रामर की हमने बात कर ली भाई पूरी तरीके से, ये मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको अभी से, आज से ही डेली 30 मिनट आपको क्या करना है? बुक रीड करना है। डेली 30 मिनट्स आपको बुक रीड करना है, ठीक है। अब वो बुक कोई भी हो सकती है, वो एक नोवेल भी हो सकती है, वो एक स्टोरी बुक भी हो सकती है, वो एनसीईआरटी की कोई बुक भी हो सकती है, ठीक है,
या न्यूज़पेपर भी हो सकता है। डेली 30 मिनट की रीडिंग से क्या फायदा होगा ना भाई, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज को समझने की वो डेवलप होगी। क्योंकि जब तक पढ़ी हुई चीज को आपका दिमाग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा, ठीक है, नहीं समझ पा रहा, तब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक इंग्लिश आपको समझ में आएगी ही नहीं। आप कोई चीज इंग्लिश में पढ़ रहे हो और आपका दिमाग इसको डिकोड नहीं कर पा रहा, उसको मतलब हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, तब तक आप इंग्लिश में कैसे स्कोर करोगे? इस चीज को समझो। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप एक दिन में ऐसे चुटकी बजाकर नहीं होगा। उसके लिए डेली आपको रीड करना पड़ेगा 30 मिनट्स या 20 मिनट्स। देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में बताया था कि मैं प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि चुटकी बजाते तुम्हारे इंग्लिश में स्कोर हो जाए, नहीं। मैंने भी तो किए ना चीजें, ये हर एस्पिरेंट करता ना सेलेक्ट होने वाला, ये तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो डेली 30 मिनट रीडिंग को दो भाई, रीडिंग करोगे उससे बहुत फायदे मिलेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का वो समझ में आएगा, कैसे एक ही सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर में लिखा जा सकता है वो समझ में आएगा। और डेली रीड करने से आपके दिमाग को एक हैबिट हो जाएगी कि हाँ, क्योंकि देखो हम कोई काम अगर डेली करते हैं डेली करते हैं डेली करते हैं, वो चीज ऑटोमेटिकली हमें समझ में आने लग जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे रूबिक्स क्यूब होता है, जो एक क्यूब होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, लेकिन जब आप डेली उसको करते रहोगे 1 महीने तक, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो स्टेप्स है वो क्या होते रहेंगे, फीड होते रहेंगे। आपको ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि अब इसको ऐसे घुमाना, अब इसको ऐसे घुमाना है। तो सब कुछ हैबिट पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो डेली आप 20 या 30 मिनट रीडिंग जरूर करो, बिना रीडिंग किए इंग्लिश इंप्रूव होगा ही नहीं। लिखवा के ले लो मुझसे स्टैम्प पेपर पे, रीडिंग आपको करना ही पड़ेगा। डेली रीड करो, एक नोटबुक बनाओ अलग से, ठीक है, जो आप रीड करते हो उसमें जो भी वोकैब आपको समझ में नहीं आता उसको गूगल से ढूंढो और उसको अपने नोटबुक में लिखते चलो। मैंने भी ये चीजें की हैं अपने टाइम पे, नोटबुक में उसको लिखते चलो, ठीक है, उसको पढ़ते चलो, याद करते चलो। तो रीडिंग आपको करना है ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब जब आप रीडिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी तो करोगे ना। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है, एक तो अनसीन पैसेज आता है, एक क्लोज टेस्ट और एक पैरा जंबल। तो इन तीनों की ही प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। डेली के 2 अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, डेली के कम से कम 3 क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, और डेली के कम से कम 5 पैरा जंबल्स आपको सॉल्व करने हैं। कम से कम 5 बता रहा हूं, पैरा जंबल तो आप 10 सॉल्व करो मेरे कहने पे। डेली के 10 पैरा जंबल, डेली के 3 या 5 आप कर सकते हो क्या क्लोज टेस्ट, और डेली के 2 आप क्या करो अनसीन पैसेज। कहां से करोगे? अगेन इसी वाली बुक से इस बुक में सब है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, अनसीन पैसेज, इसके अंदर सब है। तो यहां से आप डेली के प्रैक्टिस करोगे। डेली करना है, ये एक दिन का काम नहीं है। रीडिंग तो करनी है, रीडिंग के अलावा यहां से डेली के, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्लोज टेस्ट का, पैरा जंबल का, उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब सवाल यह है कि सर पहले हम पैरा जंबल पढ़ तो लें, कुछ ट्रिक्स तो हमें पता लग जाए कि पैरा जंबल को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यहां से प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका भी इलाज हमने कर दिया है ना। देखो पैरा जंबल के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए मैंने इसी चैनल के ऊपर ना 5-5, 6-6 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। इन दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट के नाम से। मेरी बात मानकर, अपने बड़े भाई की बात मानकर बस एक काम करना, एक बार इन वीडियोस को देख लेना यार, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार बस पांचों या 6 क्लास जितनी भी क्लास है, एक बार आप उसको देख लेना, पैरा जंबल की भी और क्लोज टेस्ट की भी। और इसको देखने के बाद एक बार ना प्रैक्टिस करना ना, तुम वापस वीडियो में आके थैंक यू लिख कर गए फिर मेरा नाम बदल देना। पहले तुम एक बार देख लेना, जो मैंने तरीके और ट्रिक्स बताए हैं उनको फॉलो कर लेना। उसके बाद जाना इस वाली बुक में और यहां से पैरा जंबल को उठा के सॉल्व करना, क्लोज टेस्ट को उठा के सॉल्व करना, और देखना तुम वीडियो में वापस आके लिख के जाओगे सर थैंक यू, आज से पहले हमने सोचा नहीं था कि पैरा जंबल इतनी आसानी से सॉल्व हो सकता है, या सर क्लोज टेस्ट इतनी आसानी से सॉल्व हो सकता है। समझ गए? तो ये वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके ये क्लासेस देख लेना, रीडिंग करो, इन क्लासेस को देखो और फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो। तरीका समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जब आप पैरा जंबल या क्लोज टेस्ट को सॉल्व करोगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ वोकैब्स नए आपको मिलेंगे, पढ़ते पढ़ते पैसेज को पढ़ते पढ़ते भी आपको वोकैब्स मिलेंगे। तो जो आपने नोटबुक बनाई है वोकैब की, उस नोटबुक में क्या करो, उस वोकैब को नोट कर लो। मेरी बात को समझ गए? कई बार क्या होता है जब हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां से भी कुछ छोटे छोटे ग्रामर के रूल समझ में आ जाते हैं। वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन फिक्स्ड है वो वहां से समझ में आ जाता है, कई बार हमें पता लग जाता है कि अच्छा इस वाले वर्ब के साथ ये वाली प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। तो जो आपने नोटबुक अलग से बनाई है उसमें आप स्टार करके उसको अलग से नोट कर लो कि इस वाले वर्ब के साथ हमेशा ये वाली प्रीपोजिशन आती है, वो आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे साथ साथ में। समझ गए बात को? इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं भैया किसकी? ये मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज करने के बाद में मिसलेनियस की प्रैक्टिस करो, और मैं अपने टेलीग्राम पे मिसलेनियस की भी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वोकैब की बात करते हैं, तो वोकैब में बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन में आपको देने वाला हूं कि सर वोकैब कहां से याद करें। अगर ऑलरेडी आपके पास वोकैब की कोई बुक है, XYZ किसी भी टीचर की वोकैब की आपके पास बुक है, ठीक है, बहुत सारी किताबें मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो भैया मेरी ओपिनियन ये है कि पहले आप उस बुक को खत्म कर लो, कोई दूसरी बुक मत लो। कोई कुछ भी कहता हो आपको कि यार ये वाली बुक बेस्ट है, यार ये वाली बुक बेस्ट है, जो तुम्हारे पास बुक है ना भाई, रिक्वेस्ट करता हूं उस बुक को खत्म कर दो 2 से 3 बार।
एक एक वर्ड को अच्छे से घिस लो, याद कर लो, क्योंकि एक सच्चाई बता रहा हूं, वो कैब में कुछ भी नया नहीं है, वो कैब वही है जो हर बार आता है, वो कैब कोई क्रिएट नहीं कर सकता टीचर अपने आप से, वो कैब वही है भैया। टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है उस वो कैब को, लेकिन वो कैब तो वही है ना। एग्जाम में आए हुए जो वो कैब्स है उनको किसी ने बनाया थोड़ी है, ऑलरेडी वो क्या है, ऑलरेडी वो कैब्स हैं जिनको एक टीचर ने अपनी बुक के अंदर डाल दिया, अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे ने अपनी बुक के अंदर डाल दिया, अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपके पास जो भी वो कैब की बुक है, चाहे आपके पास ब्लैक बुक है, चाहे आपके पास पिनेकल की प्रीवियस ईयर है, कोई सी भी बुक है, आप उस बुक को ऑलरेडी अच्छे से क्या करो, खत्म करो। अगर आपके पास नहीं है और आप लेना चाह रहे हो वो कैब की बुक, तो मेरी सजेशन आपके लिए ये है कि ये बुक तो आप ले ही रहे हो ना, तो अलग से वो कैब की बुक मत लो। ये बुक आप ले रहे हो ना तो अलग से वो कैब की बुक मत लो। अगर आप लेने जा रहे हो तो, अगर है तो उसको पहले खत्म करो, नहीं है तो ये तो मैंने बताया आपको लेना ही है, लेना मैंने बताया ना, तो अलग से आप क्या करो, मत लो, इसको आप लेना ही है। तो इसमें जो वो कैब है, क्योंकि इसके अंदर वो कैब भी है, इसी में जो वो कैब है, सिनोनियम अलग से दे रखा है, एंटोनियम अलग से दे रखा है, इडियम अलग से दे रखा है, वन वर्ड अलग से, सबके हजार 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 प्लस सबके लगभग क्वेश्चंस हैं। यहां से पूरी वो कैब को रगड़ दो, क्योंकि सारी प्रीवियस ईयर की है और वो कैब जो घुमा फिरा कर प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। याद कैसे करना है वो कैब को, ये भी आप सुन लो, याद करने का तरीका। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस दिए, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो भैया मान लो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, तो क्या आप ए को याद करके बाकी 3 को छोड़ दोगे? नहीं, बाकी 3 ऑप्शंस को भी याद करना है, क्योंकि वो जो ऑप्शंस हैं कोई अलग से थोड़ी बने हैं, वो भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं, वो कैब्स हैं। किसी एग्जाम में वन वर्ड बन के आया होगा, तो किसी एग्जाम में आगे देखोगे एंटोनियम बन के आ जाएगा, किसी एग्जाम में आगे देखोगे यही सिनोनियम बन के आ जाएगा, यही किसी एग्जाम में आगे पैसेज के अंदर पूछ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि भैया वो कैब कोई बदलता नहीं है, वही है। तो आपको चारों ऑप्शंस को याद करना होगा, इस चीज को आप समझ जाओ, ठीक है। और इस वाली बुक के अंदर चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे वन वर्ड है मान लो इसका आंसर ये वाला है, तो बाकी के जो 3 है इनको भी एक्सप्लेन किया है कि इनका आंसर क्या है और इनका क्या मतलब है। मेरी बात पे भरोसा रखो, अगर इसकी भी सारी वोकैब आपने खत्म कर दी ना, 5000 से या 6000 7000 के लगभग वोकैब तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, ऑप्शंस को मिलाकर अगर आप देखोगे। अगर आपने कर दिया, मैं देखता हूं कैसे आपका वोकैब में मार्क्स कम आएगा। भैया देखो, किताबें इकट्ठे करने से सिलेक्शन अगर होता, तो जिसकी दुकान होती है किताब की, वो सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेके बैठा होता। किताबें जमा कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि किताबें जमा कर लेने से अगर सिलेक्शन होता, तो जो किताबें बेचने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी बुक स्टॉल होती है, उसके पास सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा किताबें हैं। तो ये नहीं कि उसने ये किताब बताई, आप वो किताब ले आए खरीद कर, फिर दूसरे टीचर ने किताब बताई, वो किताब आप खरीद कर ले आए। तो किताबें जमा करने से कुछ नहीं होगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कोई भी एक किताब है, उसको अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेटजी बनाओ कि उसको मुझे कैसे खत्म करना है, और उसी को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो, तब जाके आपकी वो चीज जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, एक चीज पे लोगो, उसको अच्छे से 2-3 बार करो, बदल बदल के करने से अच्छा है। मेरी बात को समझ गए? तो अगर आपके पास ऑलरेडी वोकैब की कोई बुक है तो आप उसको खत्म करो, नहीं है तो ये बुक तो आपको लेना ही है। तो यहाँ वाली जो वोकैब है उसको रगड़ देना, आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वोकैब के लिए, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, ये बुक मेरी सजेशन है। इस बुक में आपको ग्रामर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वोकैब्स, कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होती, ठीक है भाई। समझ में आ गया? कॉम्प्रिहेंशन कहां से पढ़ना है, पैराजंबल क्लोज टेस्ट मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। वोकैब की क्लास लेने से अच्छा है, मैं सही बताऊं तो अपने आप से याद करो, ठीक है। क्लास लेने से अच्छा है अपने आप से याद करो। क्लास के अंदर हो सकता है कि आप एक क्लास जो 1 घंटे की होती है उसके अंदर आप 10, 12 या 20 वोकैब याद कर पाओगे, लेकिन वैसे अगर आप याद करने बैठोगे तो 1 घंटे में आप आराम से देखोगे तो 40-50 वोकैब्स आप याद करोगे। तो वोकैब को खुद से याद करो। तो मैंने ग्रामर का बता दिया कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन का बता दिया, और मैंने आपको वोकैब का भी बता दिया। नोटबुक मैंने आपको बताया आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट रूल जो आप बार बार भूल रहे हो या जो बार बार पूछा जा रहा है उसको आप नोट करते चलोगे, हाईलाइट करते चलोगे, है ना। या इंपॉर्टेंट कोई वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, जैसे आपने पैसेज में पढ़ लिया, पैराजंबल में कहीं पर भी आपने देख लिया कि यार इसके साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स है, या ये वाला रूल बार बार पूछ रहा है, तो उसको आप नोट करते गए। या आप डेली रीड करोगे 30 मिनट, वहां से जो वोकैब मिलेगा उसको आप उसके अंदर नोट करते गए। तो एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए जिसमें आप अपने नोट्स तैयार करोगे, हैंड रिटन नोट्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इस तरीके से जो है तैयारी करनी है, इस तरीके से आप करो। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट की बात करें, कि मॉक टेस्ट का क्या करें सर। देखो, सेक्शनल टेस्ट आप दोगे इंग्लिश का, ठीक है, कहां से दोगे, तो मेरा एक ही सजेशन रहता है, टेक्स्ट बुक।
टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो, किसी से शेयर करवा सकते हो शेयर करवा लो। एक टेक्स्ट बुक लेके 2-3 लोग भी कर सकते हो अलग अलग टाइम पे, तो कर लो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर आपको टेस्ट देना ही है सेक्शनल, तो आप कहाँ से दे सकते हो, टेक्स्ट बुक के जो सेक्शनल टेस्ट है वो आप दे सकते हो। क्योंकि मैं भी टेक्स्ट बुक पे करता था तैयारी अपनी मॉक टेस्ट वगैरह की, और बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक पे ही करते हैं। तो जब आपकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जाना सेक्शनल टेस्ट पे। फिर उसके बाद आप टाइम सेट करके, या टाइम तो ऑलरेडी चलेगा ही चलेगा अगर आप टेक्स्ट बुक पे दोगे, तो वहां से जाके आप क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे। लेकिन पहले पूरा अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करो, ग्रामर का, वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का। इस तरीके से तैयारी होती है इंग्लिश की। हवा में नहीं हो जाती तैयारी, पढ़ने से तैयारी होती है। और अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो जो मैं बता रहा हूँ तरीका, सिलेक्शन में देखता हूँ कैसे नहीं होगा, ठीक है। सारी चीजें बता दी, बुक्स बता दिया, यूट्यूब बता दिया, कहाँ से पढ़ोगे, कौन कौन सी किताब वोकैब के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से तैयारी करना। अब बात करते हैं पेड बैच। क्या आपको पेड बैच की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो किनको है। देखो, अगर आप यूट्यूब जो मैंने बताया वहां से अगर आप पूरी तैयारी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। या अगर आपको लगता है कि केवल वो वाली बुक जो वॉल्यूम 1 है उसको पढ़कर आप पूरी ग्रामर को कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। बाकी जो मैंने बुक बताई किरण वाली, वहां से वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे एक कोई बैच चाहिए जिसके अंदर वोकैब भी मिल जाए, कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाए, ग्रामर मिल जाए, सब मिल जाए, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब मिल जाए, साथ साथ में सबकी प्रैक्टिस शीट भी मुझे वहीं पर मिल जाए, कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े, टेलीग्राम पे ना जाना पड़े, यहाँ ना जाना पड़े, एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज मैनर में मुझे ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, उनकी प्रैक्टिस शीट्स, क्लासेस सब मिल जाए मुझे, उसके लिए आप लाइव बैच ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप पेड बैच ले सकते हो। और अगर आप पेड बैच लेना ही चाह रहे हो, अगर आपको लगता है कि मुझे पेड बैच से ही पढ़ना है, तो पेड बैच मेरा है, मेरे खुद के एप्लीकेशन इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश बाय रोशन सर। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, डायरेक्ट वहां पर जाओगे आप एप्लीकेशन पे, तो वहां पर जाके आपको ये बैच मिलेगा, आगाज बैच। बहुत ही पॉपुलर बैच है मेरा, सितंबर में स्टार्ट किया था और बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर ऑलरेडी जो है इनरोल्ड हैं। ये बैच मेरा अभी रनिंग है, लाइव बैच होता है मेरा, शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। लेकिन अगर आप लाइव मिस कर दो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। 7 बजे लाइव होता हूं मैं, ठीक है, और लाइव खत्म होता है 8 साढ़े 8 तक, तो उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक वही जो मैंने पढ़ाया वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वहीं पर मिल जाता है, ठीक है। तो लाइव प्लस वीओडी दोनों है ये। और ये मैंने प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके बनाया, ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग से पढ़ो, मेंस के लिए अलग से, नहीं, दोनों को टारगेट करके बनाए हैं। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, आपको ग्रामर मिलेगा, प्रैक्टिस शीट आपको साथ में मिलेगी, ठीक है, वोकैब मिलेगा स्मार्ट ट्रिक्स के साथ में, और इसकी भी प्रैक्टिस शीट और क्विजेज आपको साथ में मिलेंगे। और इसके अलावा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल सब पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे एग्जाम में सॉल्व करें, जल्दी कैसे सॉल्व करें, और इनकी भी जो प्रैक्टिस शीट्स है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, स्मार्ट अप्रोचेस मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव क्लास होती है भैया शाम को 7 बजे, ठीक है। बैच का जो प्राइस है वो वैसे तो 1501 है, लेकिन जो इसका ऑफर फी है वो कितना है, 1001। 1001 में बैच आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए बेस्ट बैच है, मुझे नहीं लगता कि इस बैच को लेने के बाद में आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत पड़ेगी, या किसी भी बुक को लेने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगी, बस ये बैच इनफ है। सिर्फ ये बैच और मैं जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करूंगा एप्लीकेशन पे, वो मोर देन इनफ। मतलब उसको करने के बाद में ना भूल जाओ कुछ और, बस इंग्लिश में आप हो जाओगे बादशाह, ठीक है, और आपकी तैयारी हो जाएगी जबरदस्त। वैलिडिटी इसकी 1 साल की होगी, यानी कि जिस दिन आप ये बैच लोगे उस दिन से 1 साल तक। जैसे आज आप ये बैच लेते हो, मान लेते हैं आज 15 मार्च है, ठीक है, तो 15 मार्च को अगर आप ये बैच ले रहे हो तो 15 मार्च 2024 से लेकर अगले साल यानी कि 15 मार्च 2025 तक ये बैच आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये बैच है मेरा आगाज बैच। किसी तरह की इंक्वायरी अगर आपको करनी है, बैच के बारे में कुछ पूछना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 8447413978, इस पे व्हाट्सएप करके आप जो है डिटेल ले सकते हो, जानकारी आप ले सकते हो। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, बेस्ट है ये बैच। बच्चों का रिव्यू भी पता है मुझे, मैं लाइव बैच ले भी रहा हूँ डेली, बेस्ट बैच है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अपना जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है सारा मैं ऑनलाइन में लेके आ गया हूँ। तो जब आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इंक्वायरी नंबर ये दिया गया है, इस पर व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। एक और बैच है ओनली फॉर ग्रामर, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुझे ग्रामर पढ़ना है, वो कैप कॉम्प्रिहेंशन में कहीं और से पढ़ लूंगा, तो ग्रामर के लिए ग्रामर स्पेशल बैच है ये आपका वीओडी बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, लाइव नहीं है ये। इसमें आपको पूरा का पूरा ग्रामर जो है एक साथ आपको कंपाइल्ड होकर मिल जाएगा टॉपिक वाइज, तो वहां से आप पढ़ो, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और मेरे खुद के जो स्मार्ट अप्रोच है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसकी जो फी है वो कितनी है, 501, वैलिडिटी इसकी भी कितनी है, 1 ईयर। ग्रामर स्पेशल है, ये भी प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके जो है बनाया गया है, ठीक है।
इंक्वायरी नंबर ये है 8447413978, वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो अगर आपको ये बैच चाहिए तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का, वहां से जाके आप इस बैच पे जाओगे ग्रामर स्पेशल पे, तो आप इस बैच को ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आई थिंक कि मैंने सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने कवर कर दिए हैं तैयारी के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के अंदर फटाफट से अपना क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और मैं सबको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और साथ साथ में ये भी कमेंट करके जाना कि अगली स्ट्रेटजी वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, ताकि मैं उसकी वीडियो बना के जल्दी से जल्दी आपको दे सकूं। ठीक है भाई, तो जो बताया उसको पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही अगली स्ट्रेटजी के साथ में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से भाई जय हिंद।